तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सौरभ में। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। हमारा टॉपिक्स क्या है? एमए इकोनॉमिक्स पे डिटेल चर्चा, यानी एमए इकोनॉमिक्स पे डिटेल डिस्कशंस करेंगे। आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे एमए इकोनॉमिक्स को लेकर, लाइक क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कहने का मतलब हुआ कि आप दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ के अलग क्राइटेरिया होंगे, किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ अलग क्राइटेरिया होंगे। इसी प्रकार हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इनका अपना क्राइटेरिया होता है। तो इनके क्राइटेरिया पे बात करेंगे, इनके सीट्स पे बात करेंगे, और किस कैटेगरी में कितने सीट्स हैं उस पर बात करेंगे, और किस कैटेगरी में कैसे कैसे एडमिशन्स होते हैं, कैसे कैसे काउंसलिंग होता है उस पर बात करेंगे, और कटअप पे बात करेंगे, फ़ी पे बात करेंगे, क्लासेस पे बात करेंगे, हॉस्टल्स पे बात करेंगे। बस आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे अकॉर्डिंग टू मी उस पर बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? एमए इकोनॉमिक्स पे डिटेल्स डिस्कशन हमारा टॉपिक्स है। तो पहले हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 50% मार्क्स इन बैचलर्स एंड एट लीस्ट 50% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, यानी कि बैचलर्स डिग्री में आपके 50% मार्क्स होना चाहिए और कम से कम इकोनॉमिक्स में 50% होना ही चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है, आप दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, दूसरे स्ट्रीम से आते हैं, तो उनके लिए क्या है। चलिए दूसरा वाले में देखते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया, जो फर्स्ट फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। अगर जो फर्स्ट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं दूसरे वाले देखें। दो क्राइटेरिया यहाँ पे। 60% मार्क्स इन एनी एलाइड सब्जेक्ट्स, यानी संबंधित जो विषय होते हैं, एलाइड में संबंध, जो इससे संबंधित विषय होते हैं। कौन कौन संबंधित विषय हैं? लाइक कॉमर्स, स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, और एनी सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंसेस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो अगर इतने भी आपके बैचलर्स में और उसमें 60% मार्क्स आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ, 50% मार्क्स इन बैचलर, एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, ये पहली क्राइटेरिया है। दूसरी है 60% मार्क्स इन एलाइड सब्जेक्ट्स लाइक कॉमर्स, स्टैटिक्स, मैथ, इंजीनियरिंग, और एनी सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, etc। तो चलते हैं अब सीट्स पे कि एमए इकोनॉमिक्स में कितने सीट्स है। तो सबसे ज़्यादा सीट्स एमए इकोनॉमिक्स में ही, टोटल सीट्स 75 सीट्स है। कितना है? टोटल 75 सीट्स है। जनरल के लिए 30 है, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 6 है, और ओबीसी के लिए 20 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 सीट्स है, और पीएच कैंडिडेट जो फिजिकल हैंडीकेप्ड होते हैं, जिसको हम हिंदी में विकलांग बोलते हैं, उनके लिए 3 सीट्स है, और डीपी कोटा के लिए 3 सीट्स है। 75 + 6 हो जाएगा, यानी कि ये पीएच वाले के लिए और डीपी कोटा के लिए मैंने अलग रखा है, और 75 वाले अलग रखेंगे। यानी इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 + 6 हो जाएगा, यानी 3 + 3 6। तो टोटल सीट 75 है, और पीएच के अलग है, डीपी कोटा का अलग है। अब हम बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं आपके मन में एक प्रश्न आ रहे होंगे, चाहे नहीं भी आ रहे होंगे तो हम आपके मन में प्रश्न डाल रहे हैं। मान लेते हैं आप आते हैं ओबीसी में, ओबीसी की कितना, मान लेते हैं आप ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट्स हैं और ओबीसी में कितना सीट्स है? 20 सीट्स है। बट आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, और जब आप यूएच पोर्टल पे, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के पोर्टल पे आप रजिस्टर करेंगे, एडमिशन्स के लिए अप्लाई करेंगे, जैसे कि आप मान लेते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, वहाँ एडमिशन्स करने के लिए, एडमिशन्स लेने के लिए, उसी प्रकार आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करेंगे जब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अपना पोर्टल ओपन करेगी। जब पोर्टल ओपन करेगी तो मैं आपको सूचना दे दूँगा। तो जब मान लेते हैं आपके ओबीसी में 20 सीट्स है, तो 20 सीट्स है ओबीसी में, बट आपके रैंक आ गए हैं टॉप 30 में। कितने में आ गए? टॉप 30 में। तो जब आपके रैंक टॉप 30 में आ जाएंगे तो आप एडमिशन्स ले लेंगे जनरल कैटेगरी से, तो ओबीसी वाला सीट्स खाली रह जाएगा। आप बात को समझ पा रहे हैं ना? तो जब ओबीसी वाला सीट्स खाली रह जाएगा तो दूसरे बच्चे जिनका मार्क्स कम था वो ओबीसी से एडमिशन्स ले लेंगे। सेम मान लेते हैं आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस में टोटल 8 सीट्स है, आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, टोटल 8 सीट्स है, बट आपके रैंक आप टॉप 30 में आ गए। यानी जब आप ओएच पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें जब रैंक निकलेगा जो मार्क्स से अकॉर्डिंग मान लेते हैं, तो उसमें आप 30 रैंक के बीच में आ रहे हैं, 1 से 30 में, तो आपका एडमिशन जनरल कैटेगरी में हो जाएगा। जब जनरल कैटेगरी में हो जाएगा तो ईडब्ल्यूएस वाला सीट खाली रह जाएगा, तो जिनके नाम मार्क्स कम होंगे वो ईडब्ल्यूएस पे एडमिशन ले लेंगे। सिंपल बात। तो कुछ इस प्रकार से हमारी काउंसलिंग होती है। अब हम चलते हैं कटअप पे। कटअप क्या जाती है? तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या हैदराबाद विश्वविद्यालय अपना कटअप रिलीज नहीं करती है।
अदर यूनिवर्सिटी की तरह आप देखेंगे कि फर्स्ट लिस्ट एडमिशन होता, सेकंड लिस्ट होता, थर्ड लिस्ट होता, कहीं कहीं 4 और 5 लिस्ट भी चले जाते हैं। बट हमारे यहाँ नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में वैसा नहीं होता है। यहाँ कोई भी फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट नहीं होता। एक ही बार आपको आना, ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, जो काउंसलिंग में प्रेजेंट होंगे उन्हीं को एडमिशन होगा, चाहे आप टॉप रैंकर हों, लास्ट रैंकर हों। अब मान लेते हैं आप टॉप रैंक में नहीं कि टॉप 30 में आ रहे हैं और आए ही नहीं है, तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि आप टॉप रैंक में आ रहे हैं और काउंसलिंग टाइम आप नहीं आए हैं तो आपके लिए एडमिशन धरा रह जाएगा। जैसे कि ऑनलाइन वाले में क्या होता है, मान लेते हैं आप ऑनलाइन कहीं काउंसलिंग होता है तो वहाँ पर आप पैसा पेमेंट वगैरह कर देते हैं, वहाँ पर आपका सेफ रहता है। पर यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग होता, आप आएँगे तभी आपका एडमिशन होगा, अगर आप नहीं आएंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा। तो एक बात क्लियर है कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगा। यहाँ अब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अपना कोई भी कट ऑफ रिलीज नहीं करती। जो काउंसलिंग के लिए आता है उनको एडमिशन मिलता है, जो काउंसलिंग के लिए नहीं आता उनको एडमिशन नहीं मिलता। आपके मन में आ रहे होंगे सर कि क्या सभी बच्चे को बुलाते हैं काउंसलिंग के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लेते हैं कि आप में किसी सीट्स में मान लेते हैं 10 सीट्स हैं तो 3 गुने बुलाएंगे, यानी 3 मल्टीपल बुलाएंगे। 10 सीट्स है तो 30 को बुलाएंगे, या 4 मल्टीपल भी बुलाते हैं, 40 को भी बुलाते हैं। इस तरह 3 मल्टीपल और 4 मल्टीपल को बुलाते हैं। ऐसा क्यों बुलाते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं आते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि टोटल 75 सीट्स हैं, 75 को ही बुलाएंगे और उसमें 30 बच्चे नहीं आए, कहीं दूसरे जगह एडमिशन ले लिए, बस ऐसा ही एग्जाम दे दिए थे, तो सीट्स खाली रह जाएंगे। इसलिए वो 3 मल्टीपल और 4 मल्टीपल करके बुलाते हैं। तो मुझे लगता है आपके अपने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, पर फिर भी मैं एक अनुमान के तौर पर जो पिछले साल एडमिशन हुए हैं उनके कितने कितने मार्क्स बने थे उस पर मैं आपके सामने कटअप ला रहा हूँ। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में, आपके जो रैंक निकलेगा, आपका जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसमें आपका नाम पक्का रहेगा, अगर इतने बीच में आ रहा होगा तो। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 220 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं, 10 नंबर बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, क्योंकि कोई फिक्स नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि उस समय आपके कैटेगरी में कितने ज़्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। कितने लोग काउंसलिंग में आएंगे, ये सब डिपेंड करता है। तो 10 नंबर आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया, अगर ज़्यादा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आ जाएंगे तो आपके कटअप बढ़ भी सकते हैं। और बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया होगा, कम लोग काउंसलिंग के लिए आएंगे तो कटअप कम जाएगा। तो 10 नंबर आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो 220 के आसपास आप जनरल से हैं, 220 के आसपास आपके मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में। OBC 200, 190 भी कर सकते हैं, 210 भी कर सकते हैं। फिर EWS है 220 भी कर सकते हैं, 200 के आसपास है तो बिल्कुल सेफ स्कोर में। SC कैटेगरीज हैं तब 170, 180 के बीच के आसपास आपके मार्क्स है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में। ST 150, 160 के आसपास आपके मार्क्स है तो सेफ स्कोर में। PH कैंडिडेट 130, 150 के आसपास आपके मार्क्स है तो बिल्कुल सेफ स्कोर में है। अगर PH कैंडिडेट के 3 सीट्स हैं रिजर्व में, मान लेते हैं कि वहाँ कोई PH कैंडिडेट ही नहीं आए, मान ले 3 सीट से 3 ही कैंडिडेट आए, एक ही कैंडिडेट आए या 2 कैंडिडेट आए, इस सिचुएशन में आपका क्या, आपका 50 मार्क्स भी रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ PH के लिए 3 सीट्स रिजर्व है तो उस पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, 3 सीट से 6 स्टूडेंट आ जाते हैं, 4 स्टूडेंट आ जाते हैं तो वहाँ पे आपके मार्क्स दिखे जाएंगे। बट 3 सीट से और PH कैंडिडेट 3 ही आए, 2 आए, 1 आए, तो कितने भी मार्क्स आते हैं आपके फ़र्क नहीं पड़ने वाले। और DP कोटा वाले आप कितने भी मार्क्स आए आ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप काउंसलिंग, मैंने आपको बता दिया कि ऑफलाइन काउंसलिंग होगा और हॉस्टल 100% मिलेगा आपको। यानी कि कोई भी बच्चे हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, चाहे किसी भी स्टेट से आते हैं, 100% हॉस्टल मिलेगा। सबको हॉस्टल मिलती है, सबको हॉस्टल मिलेगी। कब हॉस्टल मिलेगी? एडमिशन टाइम में ही आपको हॉस्टल मिल जाएगी। जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे, जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएंगे, जिस दिन आपके एडमिशन होंगे उसी दिन आपको हॉस्टल अलाउड कर दिया जाएगा, रूम नंबर अलाउड कर दिया जाएगा। हॉस्टल फ़ी कितना आपको लगेगा? 500 रुपीज़ लगेगा, सबसे कम, चीपेस्ट प्राइस। आप किसी भी भारत के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चल जाएंगे JNU को छोड़कर, तो मुझे नहीं लगता कि इतना सस्ता आपको रहेगा। हाँ, JNU में भी इस तरह से हॉस्टल फैसिलिटी आपको वहाँ नहीं मिलेगी, नहीं इतने बढ़िया बिल्डिंग्स है, नहीं इतने आपको फैसिलिटीज वहाँ मिलेंगे। हाँ, सस्ता जरूर है, ये मान लेते हैं। तो 500 रुपीज़ आपको 6 महीने में लगेंगे, यानी कि पर सेमेस्टर आपको 500 रुपया पे करना पड़ेगा फॉर हॉस्टल प्राइस। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। क्लासेस इसकी कहाँ चलती है? आपके मन में एक डाउट्स आ रहे होंगे, सर इसकी क्लासेस कहाँ चलती है?
तो इसकी जो क्लासेस चलती हैं, यहाँ को डिपार्टमेंट ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है, यहाँ स्कूल बेसिस पे चलता है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स होता है, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिक्स होता है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट होता है, स्कूल ऑफ केमिस्ट्री होता है, स्कूल ऑफ फिजिक्स होता है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग होता है, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज होता है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस होता है, कुछ इस तरह से चलते हैं। तो आपके क्लासेस कहाँ चलेंगे? स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ की सेपरेट स्कूल है, जैसे लाइक ऑफ स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, वहाँ सेपरेट नहीं, उसमें हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री वाले बच्चे भी जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस वाले भी जाएंगे, सोशोलॉजी वाले भी जाएंगे, एंथ्रोपोलॉजी वाले भी जाएंगे। बट स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सेपरेट स्कूल है, ये इस कैंपस में हमारे हैं। तो आपकी क्लासेस कहाँ चलेंगे? स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। बस फैसिलिटीज़ है क्या? हाँ बिल्कुल बस फैसिलिटीज़ है। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे ईस्ट कैंपस में बहुत ज़्यादा दूर हैं, हाँ, बट अभी हॉस्टल्स बन रहे हैं इकोनॉमिक्स वाले बच्चे के लिए। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के आसपास ही हैं, एसएन स्कूल के पास ही हैं, ताकि इकोनॉमिक्स वाले बच्चे को ज़्यादा दूरी तय करना ना पड़े। फिर भी अभी टाइम है, तब तक जो बच्चे एडमिशन ले लेंगे वो बस से आ सकते हैं, जा सकते हैं। बस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बिल्कुल टेंशन ना लें। फ्री है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बस है, हमारी यूनिवर्सिटी की बस है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या प्लेसमेंट होती है इकोनॉमिक्स में? हाँ बिल्कुल प्लेसमेंट होती है। सोशल साइंसेस में किसी सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट्स है तो इकोनॉमिक्स में और हाई लेवल की प्लेसमेंट्स होती है। एक हो तो सबकी प्लेसमेंट हो जाती है। यहाँ पे कम होती है, किसी की पे ज़्यादा होती है, वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितने ज़्यादा सक्षम हैं, कितने अच्छे अपने कितने अच्छे आपके इंटरव्यू वगैरह किए हैं और कितने अच्छे आपके एकेडमिक्स हैं। ये सब बातें डिपेंड करता है प्लेसमेंट के टाइम पे। तो इकोनॉमिक्स में सबको प्लेसमेंट मुझे लगता है मिल जाता है, और जितना मैंने देखा है तो मुझे लगता है सबको प्लेसमेंट मिल जाता है। अगर आप लेना चाहें तो, नहीं लेना चाहें तो बिल्कुल आप आज़ाद हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा फ़ी कितना लगता है। मान लेते हैं आप इकोनॉमिक्स में एम ए इकोनॉमिक्स करेंगे, आपको 2 साल यहाँ रहना पड़ेगा। तो 2 साल में आपके कितने फ़ी खर्च होंगे पढ़ाई में? मैं सिर्फ पढ़ाई की बात यहाँ कर रहा हूँ। सिर्फ हॉस्टल की चर्चा मैं इसलिए कर दिया था कि हॉस्टल की चर्चा आ गया था। बाकी आपके मेस वगैरह के और भी आउटी वगैरह खर्च क्या होंगे नहीं होंगे, वो हॉस्टल वाले वीडियो जाकर आप देखेंगे तो आपको हॉस्टल की चर्चा, मेस वाले वीडियो जाकर आप देखेंगे। हमारी वीडियो मैंने अच्छी तरह से चर्चा उस पर किया, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मेस वाले वीडियो पर जाकर देखेंगे तो मेस की चर्चा, हॉस्टल वाले वीडियो पर जाकर देखेंगे तो हॉस्टल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, वहाँ आपको क्या क्या और जो सारी सुविधाएँ मिली, कितने आपको खर्च बैठ रहे हैं, ये जाकर आप हॉस्टल वाले वीडियो पर देखेंगे, मेस वाले वीडियो पर देखेंगे। फिलहाल यहाँ मैं पढ़ाई पे बात कर रहा हूँ। फी स्ट्रक्चर कितना लगेगा? एडमिशन टाइम आपको देना पड़ेगा 7,250 रुपीज़। आप बोलेंगे सर इतना क्यों पैसा लग रहा है एडमिशन टाइम में 7,250 रुपीज़? ऐसा इसलिए लग रहा बाबू क्योंकि 2,400 आपको ट्यूशन फी यानी सेमेस्टर फीस को बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको सेमेस्टर फी बोल सकते हैं। आपको एडमिशन टाइम में ही देना पड़ेगा। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पैसे हैं, एडमिशन टाइम में ही आपको एडवांस में देना पड़ेगा। फिर 530 आपको स्टूडेंट यूनियन फंड है, 240 स्टूडेंट वेलफेयर फंड है, 2120 मेडिकल फ़ी है, और 1960 ये रिफंडेबल, ये डिपॉजिट्स बोलते हैं। ये जब आप एडमिशन से यहाँ से मतलब आप जब यहाँ से पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके जाएंगे तो आपको रिफंड कर दिया जाता है, नहीं रिफंड आपको कर दिया जाएगा। ये तो इसलिए डिपॉजिट्स में है। तो इतना सबको आप ऐड करेंगे तो 7,250 रुपीज़ आपको लग जाएगा एडमिशन टाइम में। और हाँ, ये जो स्टूडेंट यूनियन फंड है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड है और मेडिकल फी, ये 3 फी जो है आपको ईयरली देना पड़ेगा, यानी साल में एक बार आपको देना पड़ेगा। 6 महीने में नहीं, साल में देना पड़ेगा। तो जुलाई में आपके एडमिशन होंगे, जुलाई में आपको इतना देना पड़ेगा 7,250 रुपीज़ देना पड़ेगा। फिर जनवरी में आपके सेकेंड सेमेस्टर आ जाएंगे, उसमें आपको कितना देना पड़ेगा? 2,400, क्योंकि इसमें 6 महीने ही पूरते हैं। तो 6 महीने मैंने अब रिपीट नहीं किया, मैंने साल में बोला था, ईयरली बोला है। तो सेमेस्टर फी तो आपको हर सेमेस्टर में देना पड़ेगा, बट स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फी आपको ईयरली देना पड़ेगा। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको सिर्फ ट्यूशन फी देना नहीं, सेमेस्टर फी देना है। और थर्ड में आपके 1 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपको इसमें रिपीट करेगा 530, 240, 2120 मेडिकल फी, स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड ईयरली रिपीट करेगा। तो आप कितने हो जाएगा? 5,290 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा थर्ड सेमेस्टर में। क्योंकि यहाँ आप यहाँ इसलिए कम गया, यहाँ पर देखेंगे 7,250 रुपीज़ से, बट यहाँ 5,290 रुपीज़ यहाँ इसलिए कम गया कि जो डिपॉजिट से रिफंडेबल एडमिशन टाइम में ही लगता है, बाकी आपको कभी देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपको थर्ड सेमेस्टर में कितना देना है? 5,290 रुपीज़ देना है। जुलाई में आपके थर्ड सेमेस्टर होंगे। फिर फोर्थ सेमेस्टर आपको सिर्फ 2,400 देना है। और कब देना है? जनवरी में देना है। तो आपके सेमेस्टर कैसे चलते हैं? जुलाई जनवरी, जुलाई जनवरी, जुलाई जनवरी, ऐसे करके आपके सेमेस्टर चलते हैं। और जो SC ST स्टूडेंट है तेलंगाना वाले, सिर्फ तेलंगाना वाले की मैं बात कर रहा हूँ,
उनको 2890 यानी कि 2890 रुपीज़ आपको ईयरली देना है, सेमेस्टर वाइज नहीं देना है। फिर पीएच कैंडिडेट हैं जो विकलांग स्टूडेंट्स, उनको एडमिशन टाइम 4850 रुपीज़ देना है। और एडमिशन्स के बाद जब आपके एडमिशन्स हो जाएंगे उसके बाद ईयरली आपको देना है 2890 रुपीज़ देना है ईयरली। बट एडमिशन टाइम हमको 4850 रुपीज़ क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको डिपॉजिट्स जोड़ दे रहा है, यानी कि स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फीड तो जुड़ ही रहा है यहाँ, और यहाँ भी जुड़ रहा। बट यहाँ डिपॉजिट SC ST वाले में डिपॉजिट्स नहीं ऐड हो रहा, बट पीएच कैंडिडेट वाले में डिपॉजिट्स ऐड हो रहा, इसलिए आपको 4850 रुपीज़ आपका एडमिशन टाइम देना है। बट एडमिशन के बाद आपको 2890 रुपीज़ देना है। तो मुझे लगता है फी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको समझा दिया, आपके मन में फ़ी को लेकर कोई भी डाउट्स नहीं होना चाहिए। हाँ, ये मैंने इसी साल के बेसिस पे बनाया, फिर न्यू वाले भी आए नहीं हैं। जब तक न्यू वाले नहीं आते तो कुछ पैसे 100-200 पैसे बढ़ भी सकते हैं, हर साल पैसे बढ़ते हैं। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारी जो सरकार है, जैसे आप जानते हैं, शिक्षा पे पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं और शिक्षा पे बजट कट होती जा रही है, उसके कारण हमारी फ़ी भी बढ़ेगी। क्योंकि यूनिवर्सिटी को भी किसी तरह से चलानी ही होती है, तो हमेशा हर साल 100 रुपया 200 रुपया बढ़ जाते हैं, तो 1-200 बढ़ भी सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग 1-200 रुपया घर से ज़्यादा लाएंगे, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए क्या ही कर सकता हूँ। और हाँ, अगर इसमें भी आपके मन में कोई डाउट्स रह गए हैं तो मुझे लगता है मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट्स रह गया है तो आप पेड काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं। पेड काउंसलिंग क्या है पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। पेड काउंसलिंग में ये होता है कि आपके मन में कोई डाउट्स हैं जो आप हमसे पूछना चाह रहे हैं, आप खुद क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, और आपको हर तरीके से सुविधा चाहिए, जैसे कि क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेगा पेड काउंसलिंग में। पहले हम फैसिलिटीज़ देख लेते हैं। तो पेड काउंसलिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा? पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, जो मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है आपको दिया जाएगा। पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा। 24 आवर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का जब पोर्टल ओपन होगी तो मैं आपको बताऊँगा और कैसे कैसे उसमें फॉर्म भरना है। और अब मान लेते हैं आप OBC से आते हैं तो OBC NCL का कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, EWS से आते हैं तो EWS का कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, ये सब EOH पोर्टल पे मैं आपको पेड काउंसलिंग में बताऊंगा। और रजिस्ट्रेशन आप करेंगे EOH पोर्टल पे, जब फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको आना है नहीं आना, आपके एडमिशन होंगे या नहीं होंगे। रजिस्ट्रेशन से जितने डाउट्स हो सकते थे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डाउट्स आएंगे। बहुत सारी गलतियां होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्या डॉक्यूमेंट में कैसे कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, क्या गलत है क्या सही है, वो मैं आपको बताऊँगा। फिर हॉस्टल अलॉटमेंट में आपको हेल्प करूँगा, एडमिशन में भी मैं आपको हेल्प करूंगा। और उसके बाद मान लेते हैं आप किसी दूसरे स्टेट से आते हैं, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लोकेशन पता नहीं है, आपको हॉस्टल जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। कौन सा हो इधर किधर रहेंगे, कैसे हमको आना है, किधर सस्ता पड़ेगा, क्या यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में हम रह सकते हैं नहीं रह सकते, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का गेस्ट हाउस में हमको रहने की जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब बहुत सारे मन में आपके डाउट्स आएंगे। फिलहाल इतना फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। अगर आप पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पेड काउंसलिंग से जुड़ सकते हैं। और पेड काउंसलिंग का फ़ी कितना है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या EWS से हैं तो आपके लिए 250 है। अगर आप OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, PH कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 200 है। अगर जनरल कैटेगरी से EWS है तो आपको 250 देना है, 250 फ़ी है। अगर आप OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं तो आपको 200 देना। और कैसे आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है, सिंपल है। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको कुछ हमारे सोशल मीडिया का लिंक दिया रहेगा। कौन कौन सा लिंक रहेगा? आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिया रहेगा, जो हमारा पर्सनल इंस्टाग्राम भी रहेगा, और शिक्षा विद सौरभ का भी इंस्टाग्राम रहेगा, आप वहाँ फॉलो कर सकते हैं। हमारा पर्सनल फेसबुक है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है जो आपको जुड़ना ही जुड़ना चाहिए, चाहे पेड काउंसलिंग ले ना लें वो डिपेंड नहीं करता, पर ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में 150 का 150 160 के आसपास स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ ही जाना चाहिए। और ये व्हाट्सएप वाले जो लिंक है ये स्पेशल पेड काउंसलिंग के लिए। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि जब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पे आपको व्हाट्सएप वाले लिंक मिल जाएंगे। नहीं, व्हाट्सएप पे वाले लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक मैंने सेट करके रखा, वहाँ पे आपको लिखा हुआ जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप में लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो आई वांट टू इनरोल योर पेड काउंसलिंग और पेड कोर्सेज। उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे
मेरे तरफ से आपको एक मैसेज जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशंस रहेंगे, जैसे नेम आपको बताना होगा, आपकी कैटेगरी बताना होगा, स्टेट्स बताना होगा, और आपको पैसा पेमेंट करना होगा। उसके बाद आप पेड काउंसलिंग में जुड़ पाएंगे। जब आप पेड काउंसलिंग में, हमारी तरफ से आपके सक्सेस का मैसेज चला जाएगा कि आप पेड काउंसलिंग में जुड़ गए, थैंक यू। उसके बाद आपके नंबर हमारे सिस्टम में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आप 24 आवर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हाँ, जुड़ने के बाद आप इसी नंबर से करेंगे जिस नंबर से आप पेड काउंसलिंग लिए होंगे, अन्यथा आप दूसरे नंबर से करेंगे तो हमारी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप दूसरे नंबर से भी कॉल करना चाहते हैं तो पहले आप उसी टाइम जब आप पैसा पेमेंट करेंगे, अब आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि नहीं ये मेरा 2 नंबर है, मैं दोनों नंबर से मैसेज या कॉल कर सकता हूँ आपको, तो ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, अन्यथा आप जिस नंबर से जुड़ेंगे उसी नंबर से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो थैंक यू, मुझे लगता है मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, और आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।